सरेआम क्यों किया कत्लेआम? बिहार के अररिया में मौत का तांडव। हम आपको दिखाएंगे सिर्फ आप देखते रहिए सलाखी। नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा शो सलाखे। बिहार के अररिया में रूह कपा देने वाली खबर सामने आई। सरेआम एक शख्स का सिर धड़ से अलग कर दिया गया। इस घटना के बाद हड़कंप मच गया, हाहाकार मच गया। बताया जा रहा है सिर को काटने के बाद ये शख्स वहीं खड़ा रहा, लोग देखते रहे, वीडियो बनाते रहे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उसे पकड़ लिया जाए। अब सवाल यही कि आखिरकार बिहार में क्या वास्तव में जंगल राज कायम हो गया है? ये रिपोर्ट देखिए। एक दिल दहला देने वाली घटना। आपसी विवाद में सिर तन से जुदा। पहले पेट में चाकू मारा, उसके बाद चाकू से गला रेत दिया, गर्दन को शरीर से अलग कर दिया। बिहार के अररिया में रूह कपा देने वाली खबर सामने आई है। सरेआम एक शख्स का सड़क पर सिर कलम कर दिया गया। इस घटना से हाहाकार मचा हुआ है। इन धुंधली तस्वीरों को हम आपको साफ तौर पर नहीं दिखा सकते, लेकिन ये बता सकते हैं कि कैसे बिहार के अररिया में एक शख्स का सिर धड़ से अलग करके महापाप किया गया है। कमजोर दिल वाले जरा सावधानी से ये खबर देखें और सुनें। चलिए अब आपको पूरी कहानी विस्तार से बताते हैं, समझाते हैं और दिखाते हैं। दरअसल अररिया में बीच सड़क पर सिर कलम कर हत्या से आक्रोश में अमोना गांव जल रहा है। वहां के लोगों ने बताया कि अररिया के जोगबनी क्षेत्र में एक पिकअप चालक नबी हुसैन की सिर कलम कर नृशंस हत्या कर दी गई है, जिससे इलाके में हाहाकार मचा हुआ है। इस जघन्य वारदात के बाद अमोना गांव में भारी तनाव है। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। बिहार के अररिया से ऐसी खौफनाक वारदात जिसके बारे में सुनकर रूह कांप जाए। बताया जा रहा है भारत नेपाल सीमा पर स्थित जोगबनी के पास अमोना गांव के रहने वाले नबी हुसैन की चाकू से गोदकर पहले पेट में चाकू गोदा गया, फिर इसके बाद सिर कलम करके हत्या कर दी गई। इस जघन्य हत्याकांड के बाद पूरे इलाके में तनाव और गम का माहौल है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और ग्रामीणों में प्रशासन के खिलाफ भारी आक्रोश। गर्दन को हाथ में लेकर खड़ा रहा आरोपी। मार्केटिंग यार्ड में खड़ा था आरोपी, उसके बाद फरार हो गया। सैकड़ों लोगों के सामने हत्या से हाहाकार। वहाँ पर नबी हुसैन करके एक व्यक्ति है, पिकअप ड्राइवर। उनका जो झड़प है वो रवि चौहान करके एक व्यक्ति है जो सत्तू वहाँ पर बेचता है। तो उन दोनों में सुबह में किसी बात को लेकर के झगड़ा हुआ और जो चाकू है जिसको कि बरामद भी किया गया, उसके द्वारा जो है निर्मम उनकी जो है हत्या की जाती है। और जो एक्यूज है वो यहाँ से कुछ दूरी पर जा करके, जब घटना यहाँ पर होती है तो लोगों के द्वारा ही जो है उनको पकड़ा जाता है और वहाँ पर उनके साथ भी पिटाई की जाती है। उनको पुलिस के द्वारा जो है अस्पताल लेके जाया जाता है और वहाँ पर
उनको इलाज के क्रम में जो है मृत्यु घोषित कर दिया। नबी हुसैन पेशे से पिकअप चालक था और मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण करता था। ग्रामीणों के अनुसार नबी का स्वभाव बहुत मिलनसार था और गांव में कभी उनका किसी से झगड़ा नहीं हुआ था। नबी के पीछे उनकी पत्नी, 3 छोटी बेटियां और 2 बेटे हैं। परिवार की आर्थिक स्थिति काफी खराब है। नबी घर का इकलौता कमाऊ सदस्य था। जानकारी के अनुसार नबी हुसैन हर रोज की तरह शुक्रवार सुबह करीब 2 बजे घर से अपनी पिकअप लेकर मंडी के लिए निकला। उसे पसमितिया से सामान लाकर मंडी पहुंचाना था। सुबह करीब 8-9 बजे गांव वालों को खबर मिली कि नबी की हत्या कर दी गई। हत्यारे ने बड़ी ही बेरहमी से नबी के शरीर को चाकुओं से गोद डाला और उसका सिर धड़ से अलग करके कहीं फेंक दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस की कार्रवाई को लेकर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। अमोना गांव में मातम पसरा हुआ है। ग्रामीणों का आरोप है इस हत्याकांड के पीछे कोई बड़ी साजिश है। लोगों ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 2 अन्य आरोपियों के गिरफ्तारी की मांग की है। ग्रामीणों में स्थानीय जनप्रतिनिधियों के प्रति भी भारी नाराजगी है। उनका कहना है कि इतनी बड़ी घटना के बावजूद कोई बड़ा नेता परिवार से मिलने नहीं पहुंचा। जब यहाँ पर जब हत्या हुई तो वहाँ पर जब ये चाकू के द्वारा इनका जो है गला काट के हत्या हुआ था, फिर वहाँ पर जो है पब्लिक ने इनको पकड़ लिया, वहाँ पर मारपीट हुई है। जो भी कानूनी कार्रवाई है हम लोग पूरी ताकत के साथ करेंगे। अस्पताल में भी तोड़फोड़ हुई है सर, वहाँ भी डॉक्टर लोग जान बचा के भागे हैं वहाँ से। ये कोई बात नहीं, हम छूट गए थे जी, हम वहाँ पे छूट गए थे, ऐसी कोई नहीं था। कुछ लोग वहाँ चूंकि पुलिस की मतलब पुलिस वहाँ ज्यादा वहाँ पे बढ़ी तो लोगों में जो कुछ इंटर्न होते हैं वो लोग थोड़ा सा पैनिक हुए थे तो उनको इलाके में तनाव को देखते हुए प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क है। जगह जगह पर पुलिस बल को तैनात किया गया है और पुलिस कैंप कर रही है ताकि कोई अप्रिय घटना दोबारा न घटित हो। पुलिस मामले की तहकीकात भी कर रही है और जल्द ही आरोपियों को पकड़ने का दावा भी कर रही है। अब ऐसे में सवाल यही खड़ा होता है कि सरेआम किसी की इस तरीके से हत्या कर देना कई गंभीर सवाल खड़े करता है। अब देखने वाली बात होगी कि कब पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजती है। फिर रिपोर्ट इंडिया न्यूज। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर की खबर, जहां पर एक नाबालिग के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया गया। नाबालिग को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर इलाज के दौरान लड़की ने दम तोड़ दिया। ऐसे में सवाल खड़ा होता है, एक तरफ अपराधियों पर लगाम लगाने की कोशिश की जाती है, बेटियों को बचाने के लिए बड़ी बड़ी बातें कही जाती है, लेकिन क्या है हो रहा है वो आप देख रहे हैं। इंस्टाग्राम पर दोस्ती की शुरुआत कैसे मौत की दहलीज तक उस बेटी को लेकर गया, ये रिपोर्ट देखिए। नाबालिग से दुष्कर्म, उपचार के दौरान मौत, इंस्टाग्राम पर हुई थी दोस्ती, होटल ले जाकर किया था रेप, आरोपी पहुंचा सलाखों के पीछे। एक तरफ बेटियों को आगे बढ़ाने, उनकी सुरक्षा के लिए खूब कोशिश की जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ हवस के भूखे भेड़िए हैं कि मानते ही नहीं। आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रही तस्वीर मध्य प्रदेश के बुरहानपुर की है, जहां एक नाबालिग के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया गया है। इलाज के दौरान बेटी ने दम तोड़ दिया। चलिए अब आपको पूरी कहानी विस्तार से बताते हैं, दिखाते हैं। दरअसल बुरहानपुर में एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया गया। दुष्कर्म के बाद पीड़िता को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि आरोपी ने इंस्टाग्राम पर दोस्ती नाबालिग के साथ की और फिर इसके बाद दोस्ती करके उसको बुलाया, फिर होटल ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मेरी जानकारी के मुताबिक 17 साल की नाबालिग लड़की की दोस्ती इंस्टाग्राम पर गणेश चौधरी नाम के एक युवक से हुई थी। आरोपी एक होटल में काम करता था। आरोप है कि गणेश ने नाबालिग को रात में चौपाटी बुलाकर कई बार होटल ले जाकर उसके साथ गलत काम किया। 1 महीने पहले बिगड़ी थी बच्ची की तबीयत। सुनने मिली थी कि लड़की घायल अवस्था में भर्ती हुई है
12:30 बजे करीब फिर शहीदा साहब मैडम को भेजवाया था, उनके बयान वगैरह लिए और 8 तारीख को कायमी करके आरोपी को तत्काल राउंड अप किया और उनके परिवारजनों के सामने पूरी लिखा पढ़ी गिरफ्तार करके अभी जेल वारंट बनवा के उनको जेल दाखिल करने रवाना किया। किन धाराओं के तहत उनको केस दर्ज किया? में जितनी धाराएं लगती है 160 और धारा लाखा उल्लेख किया है, नाबालिग से लेकर हर चीज़ का। तो कैसे संपर्क में आया था, कुछ ऐसी जानकारी बताइए? इंस्टाग्राम से। इंस्टाग्राम से दोस्ती हुई? जी जी। और उसके साथ क्या गलत काम भी करना? अभी बात 3-4 बार उसके साथ हुआ। सर, जिस होटल में घटना क्रम हुआ है और जहाँ एक किट में खरीदा था मेडिकल से, क्या वो भी जांच में से जाते हैं उससे जानकारी मिली और आप इस पर क्या आप कहना चाहेंगे और क्या मांग करेंगे शासन प्रशासन से ताकि ये घटनाएं भविष्य में इसके पुनरावृत्ति न? 3 दिन पहले पीड़ित बच्ची के पिताजी का मुझे फ़ोन आया। उन्होंने बोला मेरी बेटी 17 साल की है और उसके साथ में कुछ गलत घटनाएं घटी है। जब 3 दिन बाद मैं यहाँ पर सरकारी हॉस्पिटल में मौजूद हुआ तो यहाँ के जो डीन है दर्पण टोके साहब, उनसे मैंने बात करी। मैंने कहा सर ऐसा हुआ है। उन्होंने कहा भाई अगर ऐसा हुआ है तो MLC करा के FIR करवा रहे हैं। हम 3 दिन से मामला को लगातार देख रहे हैं। चूँकि बच्ची नाबालिग है इसलिए बात की जानकारी बहुत कम लोगों को दी गई थी, क्योंकि बच्ची की 2 छोटी बहनें अभी और हैं। मगर आज दिनांक में बच्ची के पिता का वापस फ़ोन आया कि उनकी बच्ची नहीं रही। मैं ये पूछना चाहता हूँ आखिर कब तक हमारे देश में ऐसी नाबालिग बहन बेटियों के साथ बलात्कार होगा? कब तक इनकी हत्या होती रहेगी? ऐसा देश में कानून कब बनेगा जहाँ पर एक बच्ची नाबालिग मर रही है और उसके आरोपी को केवल 10 साल की सज़ा हो रही है? ऐसे मामलों को फास्ट ट्रैक कोर्ट में डालकर तुरंत फांसी की सज़ा होनी चाहिए। आज दिनांक तक ब्रह्मपुर जिले में सब कोई भी केस नहीं हुआ कि किसी आरोपी को फांसी की तत्काल सज़ा हुई। मैं मध्य प्रदेश के मुखिया मोहन यादव जी से निवेदन करूँगा, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी से निवेदन करूँगा, अब वो कानून की सख्त ज़रूरत है जहाँ देश की बहन बेटियाँ नाबालिग बच्चियाँ सुरक्षित रहे। मैं सभी समाज की बच्चियों को सुरक्षित देखना चाहता हूँ। इस पूरे मामले में स्पेसिफिक बताइए कि कैसे वो किस माध्यम से संपर्क में आया, उन्होंने क्या क्या हथकंडे अपनाए जो आपकी जानकारी में बताइए थोड़ा सा। बच्ची के पिता से पता चला कि वो जो आरोपी था बच्ची को इंस्टा पे उसका कोई दोस्ती यारी हुई, कोई ताज होटल है जहाँ पर वो उसको लेके गया, वहाँ पे उसके साथ उसने कुछ बलात्कार किया। और बच्ची आजकल का जो चूँकि ट्रेंड चला है छोटे छोटे बच्चों का, कोई फेसबुक पे आ रहा है, कोई इंस्टा पे आ रहा है। मैं जो माता पिता हैं बच्चों के उनसे भी निवेदन करूँगा कि आप अपने बच्चों पर विशेष ध्यान रखो कि आपके बच्चे फेसबुक, इंस्टा, मोबाइल, सोशल मीडिया के थ्रू किन किन लोगों से संपर्क में आते हैं, क्योंकि माँ बाप का ध्यान बिल्कुल नहीं देता है। कई माँ बाप ऐसे जो अपने बच्चों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। घर में बात की भी कोई किट विट खरीदने की बात आ रही है तो आप क्या मांग करेंगे कि ऐसी मेडिकल्स पे भी मतलब कार्रवाई होनी चाहिए कि बिना किसी डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के वो उसको किट दे रहा है? जानकारी मिली है किसी मेडिकल से बच्ची का गर्भपात की कोई किट विट खरीदी गई है। मैं ब्रह्मपुर जिले के कलेक्टर महोदय से हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि जिस मेडिकल से वो किट ली गई है उसकी मान्यता तुरंत रद्द हो। उस मेडिकल के संचालक, जो भी संचालक होगा, उस संचालक के खिलाफ भी FIR दर्ज हो। ऐसे संचालकों को पकड़कर भी अंदर डाला जाए जो छोटी छोटी बच्ची जो नाबालिग होती, जिनके पेट में बच्चा होता और ये दवाइयाँ देते हैं, ऐसे नालायक लोगों पर भी केस बनना चाहिए। क्या इस घटना से सबक लेते हुए आप चूँकि सामाजिक क्षेत्र में कोई जन जागरण का कोई आप अपने माध्यम से कार्यक्रम चलाएंगे? मैं हिंदू महासभा का मध्य प्रदेश प्रवक्ता होने के नाते लगातार मध्य प्रदेश के पूरे 55 जिलों में हम लोग इस बात को लेके माता बहनों को बोलते रहते हैं कि आप संगठित रहो, बच्चों पर ध्यान रखो, मगर कहीं ना कहीं भूल चूक होती है, जिसका परिणाम आज आप देख रहे हैं। 17 साल की नाबालिग बच्ची जिसके पेट में 1-2 महीने का भ्रूण आया और भ्रूण शांत हुआ और बच्ची भी शांत हो गई। आखिर कब तक ऐसा होगा? 1 महीने पहले नाबालिग की तबीयत बिगड़ी। 7 अप्रैल को परिजनों ने उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया। उपचार के दौरान नाबालिग का करीब 2 माह का गर्भ निकला, जिसके बाद परिजनों को दुष्कर्म की जानकारी हुई। परिजनों की शिकायत पर गणपति नाका थाना पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी गणेश चौधरी को 8 अप्रैल को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजा। पुलिस ने उसे जेल भेज दिया। इस बीच शुक्रवार उपचार के दौरान नाबालिग की तबीयत बिगड़ गई और उसकी मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ लैंगिक आपराधिक मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। ऐसे में सवाल यही खड़ा होता है, एक तरफ महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बड़ी बड़ी बातें कही जाती हैं, बेटियों को सुरक्षा दी जाती है, लेकिन दूसरी तरफ हवस के भूखे भेड़िए हैं कि मानते ही नहीं। अब देखने वाली बात हो कि पुलिस आरोपी पर क्या कुछ कार्रवाई करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जेएस हॉस्टल की बात कर रहे हैं हम। कमरा नंबर 34 में छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान पुलिस को मौत का सामान बरामद हुआ। अब सवाल ये कि शिक्षा के मंदिर में हथियार कहां से आया। रिपोर्ट देखिए एमयू का क्राइम रूम नंबर 34। एएमयू का क्राइम रूम नंबर 34। एएमयू में छात्र शहबाज ने मचाई सनसनी। सीसीटीवी में फायरिंग करते कैद हुआ था शहबाज। हॉस्टल के कमरे से मिले जाली नोट। शहबाज दिन में सोता, रात में रहता था लापता। क्या एएमयू में बड़ी साजिश रच रहा था शहबाज? एएमयू का जेडएस हॉस्टल का कमरा नंबर 34, जहां से पढ़ाई की किताबें नहीं बल्कि मौत का सामान और जाली नोट बरामद हुए हैं। इस कमरे में रह रहा फरार छात्र शहबाज की तलाश तेज हो गई है, जिसका कनेक्शन अब बड़े नेटवर्क से जुड़ता दिख रहा है। यहां से मैगजीन, जिंदा कारतूस और नकली करेंसी बरामद हुई। थाना सिविल लाइंस क्षेत्र में फायरिंग की घटना हुई थी और घटना के आरोपितों को पुलिस पकड़ रही थी। ऐसे में एक आरोपित शहबाज का नाम आया। शहबाज की पूछताछ जब पुलिस ने की तो बताया गया कि शहबाज अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का छात्र है और कैंपस के अंदर एक हॉस्टल में रहता है। पुलिस जब उसकी तलाश में वहाँ पहुँचती है तो पुलिस के सामने कई सारे ऐसे तथ्य आते हैं जिससे पुलिस हैरत में पड़ जाती है। पुलिस को वहाँ से नकली नोट, पिस्टल के अलावा खाली कारतूस और कई तरह के रिवॉल्वर के मैगजीन भी बरामद होती है। इतना ही नहीं, वहाँ फर्जी दस्तावेजों का भंडारा भी मिलता है। ऐसे में पुलिस के सामने बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर इतने सारे फर्जी दस्तावेज के अलावा जो सामग्री है ये कैसे एक छात्र के रूप। इंडिया न्यूज के संवाददाता प्रदीप पुंडीर ने जो बताया वो बेहद डरावना है। अलीगढ़ पुलिस यूनिवर्सिटी में इस तरह की खौफनाक गतिविधियां चल रही थी और एएमयू प्रशासन बेखबर था। वहां जब इंडिया न्यूज की टीम एएमयू पहुंची और वहां के प्रॉक्टर प्रोफेसर नावेद खान से बात की तो उन्होंने कहा कि जेडएस हॉस्टल के कमरा नंबर 34 में उनके कॉलेज के छात्र ही नहीं थे। नहीं, अभी तक जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है और जो हमारे रिकॉर्ड शो कर रहे हैं उसके हिसाब से वो नॉन रेजिडेंट स्टूडेंट है और वो एमसीए का स्टूडेंट है। आपकी तरफ से उसके खिलाफ कोई कार्रवाई की? हाँ, ऐसा है कि हमारी तरफ से हम पूरी तफ्तीश कर रहे हैं कि इसका शहबाज का जो है एडमिशन एएमयू के अंदर किस तरीके से हुआ और उसके बाद क्या इन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स यहाँ लगाए हैं ताकि जो भी हम कार्रवाई करें वो पुख्ता कार्रवाई हो और खाली ये ना हो कि गलत टाइप के एलिमेंट्स जो हैं उनको बचने का कोई गुंजाइश रहे। हमारी कोशिश है। आरोपी छात्र शहबाज जो पहले से ही आर्म्स एक्ट के मामले में नामजद है, फिलहाल फरार है। लेकिन सवाल उठता है कि एएमयू के हॉस्टल में शहबाज अगर हॉस्टल में रहने वाला छात्र नहीं था तो वो वहां इतने दिन बेखौफ होकर कैसे रह रहा था और प्रशासन को भनक तक नहीं लगी। फिलहाल कॉलेज के प्रॉक्टर ने बताया कि वो नॉन रेजिडेंट था और एमसीए का छात्र था। थाना सिविल लाइन क्षेत्र में 2 दिन पहले हुई फायरिंग की घटना की जांच के दौरान पुलिस अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के हॉस्टल में पहुंची और वहां पर एक संदिग्ध की तलाश के लिए पहुंची तो वहां पुलिस को तमाम संदिग्ध वस्तुएं मिली, जिसमें से मैगजीन मिली, नकली नोट मिले, इसके साथ ही अवैध दस्तावेज भी राब्तों में। क्या पूरी घटना, क्या दस्तावेज मिले, क्या क्या चीज़ें बरामद हुई, बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अलीगढ़ एसएसपी नीरज कुमार जादव ने। इससे बातचीत करेंगे। सर, दबिश के दौरान क्या क्या कुछ मिला, किस तरह की चीज़ें मिली सर? बेसिकली ये शुरुआत इसकी 7 अप्रैल को सुबह 4 बजे एक फायरिंग इंसिडेंट से हुई थी, जिसमें पुलिस को एक वीडियो प्राप्त हुआ था। थाना क्वारसी क्षेत्र का मैटर था, जिसमें एक टाटा बांध के एक व्यक्ति आता है और रिहायशी इलाके के बाहर हवाई फायरिंग करता है। उस संबंध में पुलिस ने अभियोग दर्ज किया और इस व्यक्ति की तलाश शुरू की गई। तो उसकी व्यक्ति की पहचान शहबाज नाम के एक स्टूडेंट के रूप में हुई, जो कि एक एमसीए का स्टूडेंट है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का छात्र है। तो उसकी जब तलाशी की गई उस हॉल के कमरे में, पूरा मैनेजमेंट को अवगत कराते हुए, प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करते हुए, तो उसके कमरे से 2 खाली मैगजीन, 32 बोर की पिस्टल की, 315 बोर के खोखा कारतूस, 12 बोर के मोबाइल फ़ोन भी 8 मोबाइल फ़ोन मिले हैं, एक लैपटॉप मिला है, एक डिजिटल पेन मिला है, 20 अभिलेख मिले हैं जो फ्रॉड लग रहे हैं, फेक लग रहे हैं। साथ ही साथ कुछ और चीज़ें भी मिली हैं,
तो इन सब की गहनता से जांच की जा रही है। उसके लैपटॉप शहबाज को पहले भी सीसीटीवी फुटेज में फायरिंग करते देखा जा चुका है। ऐसे में पुलिस को जरा भी देर नहीं लगी एएमयू के हॉस्टल तक पहुंचने में। पुलिस ने हॉस्टल के कमरे से एक लैपटॉप और एक संदिग्ध डिजिटल पेन भी बरामद किया है। उसके लैपटॉप की एनालिसिस की जा रही है, मोबाइल सीडीआर की एनालिसिस की जा रही है। ये व्यक्ति शहबाज अभी फ़िलहाल फ़रार है, पुलिस की गिरफ्त में नहीं है। इसने मल्टीपल नेम्स भी रखे हुए हैं, एक ताबिश नाम भी है। इसने मल्टीपल अलग अलग नाम से इसने एडमिशन भी ले रखे हैं, तो उसकी बहुत ही गहनता से पुलिस द्वारा विवेचना की जा रही है। इसका आपराधिक इतिहास भी है, जिसमें एनडीपीएस और आर्म्स एक्ट के मुकदमे भी इस पर दर्ज है। तो प्रत्येक बिंदु की अलीगढ़ पुलिस द्वारा बहुत ही गहनता से विवेचना की जा रही है। जो फायरिंग इंसिडेंट 7 अप्रैल का हुआ था, उसमें भी पुलिस को किसी ने भी तहरीर नहीं दी थी, तो उसमें पुलिस ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेकर उस पर अभियोग दर्ज किया था और उसके पश्चात ये कार्रवाई पुलिस द्वारा की गई है। सर, हॉस्टल के अंदर शहबाज के साथ कोई और भी रहता था, अकेला रहता था ये? उस पर्टिकुलर कमरे में 4 लोग रहते थे, उसमें शहबाज भी एक था। तो उन सभी की तलाश की जा रही है और उन सभी से इंटरोगेशन पुलिस द्वारा किया जाएगा और बेस्ड ऑन एविडेंस एंड इंटरोगेशन उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लखनऊ एटीसी ने सर कुछ संदिग्ध पकड़े थे, उनसे बातचीत हुई थी, कोई कनेक्शन निकल के आ रहा है एएमयू का? नहीं, फिलहाल इट इज़ टू अर्ली टू से एनीथिंग। फिलहाल तो हम लोग प्योरली क्राइम के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, जो फायरिंग का इंसिडेंट हुआ था। जांच टीम को अंदेशा है कि इन उपकरणों के जरिए शहबाज किसी बड़े नेटवर्क के संपर्क में था। आखिर ये जाली नोट कहां से आए और कारतूसों का इस्तेमाल कहां होना था? पुलिस अब डिजिटल फॉरेंसिक के जरिए इन गहरे राजों को खंगालने में जुटी है। जब जांच की गई, पड़ताल की गई, तो पता चला कि इस छात्र ने फर्जी तरीके से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अंदर 2 अलग अलग कोर्सेज में दाखिला ले रखा था। जब हमने प्रॉक्टर से बात की तो प्रॉक्टर ने बताया कि यह छात्र अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के 2 कोर्सेज में एक साथ तो कोर्स कर ही रहा था। इसके अलावा उसने एमसीए का टेस्ट भी दिया, जो कि एमसीए टेस्ट पर पास करके अब एडमिशन लेने की तैयारी कर रहा था। ऐसे में प्रॉक्टर ने जानकारी देते हुए ये भी बताया कि ये छात्र अरुणाचल प्रदेश की एक यूनिवर्सिटी से भी एक कोर्स कर रहा है। तो ऐसे में तमाम सारे सवाल हैं जिनका जवाब पुलिस को ढूंढना है और जवाब तभी मिल पाएगा जब आरोपित शहबाज पुलिस की गिरफ्त में आएगा। फिलहाल सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है उनका ये भी कहना है कि शहबाज के पीछे कोई टेरर ग्रुप हो सकता है या बड़ा फंड कहीं से आने की संभावना जताई जा रही है। पुलिस हालांकि फिलहाल सभी आपराधिक जो रिकॉर्ड है इसके वो भी सामने आए, पहले भी इसका आपराधिक रिकॉर्ड रहा है, तो पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। इतना ही नहीं, ये शहबाज जो है इसके कई नाम से कई सारे आधार कार्ड, डेट ऑफ बर्थ में चेंजेस वगैरह तमाम ऐसे दस्तावेज पुलिस को बरामद हुए हैं, जिससे कहीं ना कहीं ये थ्योरी सेट हो रही है कि इसको बाहर से फंडिंग मिलती है और बाहर से पैसा इसको मिल रहा है। और ये भी बताया गया है कि छात्र जो है दिन में सोता था और रात को कहीं बाहर जाता था। अब कहाँ जाता था, किससे मिलता था, कौन कौन इसके पीछे हो सकते हैं, ये तमाम सारे सवाल हैं जिनका जवाब अलीगढ़ पुलिस के अलावा एसटीएफ और यूनिवर्सिटी प्रशासन को ढूंढना है। लेकिन ये जवाब तभी मिल पाएंगे जब शहबाज की गिरफ्तारी हो पाएगी। फिलहाल पुलिस का पूरा फोकस शहबाज की गिरफ्तारी पर है और इसमें कौन कौन छात्र हो सकते हैं, कौन संगठन हो सकता है और कहां से फंडिंग मिलती है, तमाम सारे सवालों के जवाब आरोपित शहबाजी गिरफ्त में आने के बाद बता पाएगा। मैं प्रदीप पुंडीर, इंडिया न्यूज़, अलीगढ़। फिलहाल पुलिस के साथ साथ यूनिवर्सिटी प्रशासन भी इस खुलासे के बाद सख्त रुख अख्तियार करने की बात कह रहा है। प्रॉक्टर प्रोफेसर नवेद खान ने बताया भी है कि शहबाज ने इस कमरे को डरा धमका कर खाली कराया था और वो यहाँ अवैध रूप से रह रहा था। चौंकाने वाली बात यह है कि वो रात भर गायब रहता था और दिन में कमरे में सोता था। अब प्रशासन उस पर निलंबन की कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। और इसी के साथ सलाखे में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़। नमस्कार।